हाँ, जब मुझे 2019 से मैं बाहर हो गई थी, उस वक़्त पे ज़रूर मुझे ऐसा लगा था कि अब मैं क्या करूँ? तब आप कहाँ थे? मैं रूम में ही थी सर। तो मेरे एक जैसे फ्रेंड ने मुझे आप यहाँ बताया। रहते थे, पास में इनका रूम है, तो कभी ऐसा लगा हो ये पढ़ नहीं रहे होंगे में ना, आपने अगर कभी डाँटा कंफर्टेबल है हो? रात में पढ़िए, दिन में कंफर्टेबल है दिन में पढ़िए। कोशिश करिए कि आप एक 7 से 8 घंटे की मिनिमल एक स्टडी प्रश्न और लेके मेरे चलिए। दिमाग में, मन में और हृदय में आता है कि जिस तरह से अब जो 23 जून 2024 को प्री होने वाला है, उनके लिए आप कुछ बताना चाहें की पॉइंट्स कि लास्ट समय में 10 से 15 दिन का जो समय बचता है, उस समय पर किस तरह से क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें? इस तरह की चीज़ों पर आप क्या कहना चाहेंगे ताकि सटीक और सही जानकारी हमारे व्यूअर्स तक पहुँचे? क्योंकि वो दौर भी देखा आपने, उसके बाद आपने अटेम्प्ट भी दिए, आपका रिजल्ट रिवाइज़ हुआ, जब आप उस लिस्ट से बाहर हुए, तो इस और सीन को बहुत हम सुनना चाहेंगे। चकाचौंध है सर, तो अपने को थोड़ा-सा इस तरीके से रहना है कि हाँ, अपने को कुछ बन के जाना है, इस वजह से थोड़ा डिसिप्लिन में भी रहना है। प्लस आप कभी-कभार संडे को जा जो सकते हैं। बहुत छोटे सब्जेक्ट होते हैं जैसे ट्राइबल्स है और आईटी है, एमपी है, उनको आप कोशिश करिए अगर आप रोज़ 2 से 3 घंटे रिवाइज़ कर पाएँ, तो बढ़िया है क्योंकि ये ऐसी यूनिट्स हैं जो कम समय माँगती है लेकिन ज़्यादा नंबर आपको देती हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनएस कोटल एकेडमी इंदौर का यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से सक्सेस की स्टोरी। तो चलेगा, बात करते हैं आज सक्सेस की स्टोरी में। आज हमारे एमपीपीएससी 2021 का जो रिजल्ट आया, उसमें सिलेक्टेड विकास खंड अधिकारी के पद पर चौथी रैंक के साथ बात करते हैं हमारे रश्मि पांडे जी। तो चलेगा, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे जानते हैं उनके सक्सेस की स्टोरी। सबसे पहले तो कोटल एकेडमी की ओर से रश्मि पांडे जी, मैडम जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपने अपने माता पिता, अपने क्षेत्र और अपने गुरुजनों का और अपने देश का नाम रोशन किया है, तो आपके लिए तहे दिल से सबसे पहले शुक्रिया। तो अब जानना चाहेंगे कि आप बताएंगे आपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से स्टार्ट की और किस तरह से आपका ड्रीम सिविल सेवा की तरफ बढ़ा, और आज आप जिस तरह से विकास खंड अधिकारी के पद पर चयनित हुई हैं, तो उसको जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स। सर मेरा नाम रश्मि पांडे है ओके। और मैं रीवा जिले से हूँ। ओके। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो सरस्वती शिशु मंदिर जेल मार्ग रीवा से ही हुई है। उसके पश्चात क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से आने पे आपको ऐसा लगता है कि आप कोई एक जॉब ले लें, ऐसा रहता है। तो मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही, मेरा ग्रेजुएशन में बीकॉम और एमकॉम है ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा से। जी। तो मैं ग्रेजुएशन के साथ ही वनडे एग्जाम की तैयारी कर रही थी। मुझे पीएससी के बारे में इतना नॉलेज नहीं था क्योंकि मैं घर में भी अपने सबसे बड़ी हूँ, तो ऐसे कोई बताने वाला नहीं था मुझे। 2018 में 2017 इनिशियल में ही, मतलब बीच में मुझे पता चला पीएससी के बारे में कि ऐसी पोस्ट होती हैं और ये सब, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट की कि चलो ठीक है, मैं कर सकती हूँ और मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, मुझे ट्राई करना चाहिए। तो देखिएगा, जैसे ये वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, सभी लोग करते हैं, ऑलमोस्ट इंडिया में कम से कम 70% एस्पायरेंट मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इनका जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन और पीजी, इनका रीवेई से हुआ है और ये वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद फिर ये सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए इन्होंने कुछ जानकारी मिली, तो सिविल सर्विसेज का विचार आपके माइंड में है, ऐसा कौन सा सीन देखा या कौन सी स्टोरी देखी या किसी के मुंह से सुना या कोई रिलेटिव आपका इस फील्ड में पहले से था, या इस पद की महत्ता आपके माइंड में और जहन में कैसे आई? सर सबसे पहले तो बचपन से मेरे पिताजी ये कहते रहते थे कि मेरी बिटिया अफसर बनेगी, अफसर बनेगी। पर क्योंकि इतना ज़्यादा पता नहीं था, 2018 में कुछ मेरे दोस्त हैं वो भी तैयारी कर रहे थे और एक सर हैं उत्तम सिंह, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे जी, तो उन्होंने मुझे पीएससी के बारे में, उनसे मुझे जानकारी प्राप्त हुई और फिर मुझे लगा कि मुझे तैयारी करनी चाहिए इस फील्ड की। तो देखिएगा, इनको पीएससी के प्रति किस तरह से, ठीक है, रुझान इनका मन, ठीक है, बदला वनडे एग्जाम से। तो अब चलते हैं, इंदौर में आप आए, तो इंदौर में लगभग आपने कितने वर्षों तक एमपीपीएससी की तैयारी की? सर मैं 2019 अप्रैल में इंदौर आई थी और उसके पश्चात मैंने अपनी तैयारी यहाँ से शुरू की और मेरा 2019 का ही जो प्री था वो क्वालिफाई हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वालिफाई होने के बाद सर कोविड आ गया और कोविड में तो सबके लिए बहुत बुरा टाइम था वो, और हमको सबको घर जाना पड़ा वापस से, और मेंस का कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा था कि कब होगा, कि कब लॉकडाउन खत्म होगा।
उसके बाद लॉकडाउन जब ओवर हुआ 2021 में, 19 का मेंस हुआ है मार्च के समय पे, और कुछ दिन बाद जब रिजल्ट आया तो मेरा मेंस भी क्वालिफाई हो गया 2019 का। फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाइड हुए, मेंस भी हो गया कोविड के बाद, फिर नेक्स्ट जर्नी? फिर उसके बाद सर, उसके बाद की जर्नी थोड़ा फिर अप्स डाउन वाली आ गई। क्या हुआ कि कुछ विवादित थी 2019 की परीक्षा, जिस कारण से रिजल्ट रिवाइज हुआ। और सर मैं कहाँ इंटरव्यू देने वाली थी, मैं सब जगह मॉक भी दे रही थी, मैंने ड्रेस भी ला लिए, डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दिए, सारी तैयारियां धूमधाम से चल रही थी और उम्मीद थी कि अब मैं कुछ न कुछ अफसर बनने वाली हूँ। इंटरव्यू देना था सर, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि लिस्ट आती है आयोग की तरफ से और पता चलता है कि उसमें कुछ बच्चों को बाहर किया जा रहा है। तो सर उसमें मैं भी एक थी और मेरा रोल नंबर तो फ्रंट पे ही था सर, पेज में। बहुत बुरा लगा सर, क्योंकि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इंटरव्यू देने वाला, अचानक से उसे पता चलता है कि वो उस परीक्षा से बाहर हो गया है। तो सर ये हुआ। फिर उसके बाद अब उसके लिए घर वालों को समझाना, क्योंकि उन्हें नहीं समझ, और कई लोगों को ये कानूनी पेज समझ नहीं आते हैं। सर उन्हें समझाया कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं जो सोच के आई हूँ मैं करके आऊँगी। उसके बाद क्या हुआ सर कि 8-10 दिन तो बहुत ही बुरा टाइम था, अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सर मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं जिस तरीके से यहाँ आई थी और खाली हाथ अपना सामान लेके घर चली जाऊँ, या तो दूसरा सर ये कि मैं अपनी किस्मत और अपनी मेहनत को एक बार और वापस से आजमाती हूँ। और सर फिर मैंने 2021 का प्री दिया सर, मेरा प्री क्वालिफाई हुआ, मेरा मेंस भी क्वालिफाई हुआ और 2021 में मुझे विकासखंड अधिकारी का पद प्राप्त हुआ है। साथ ही सर आगे ऐसा हुआ कि अब 2022 का भी मेरा प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस क्वालिफाई हुआ, 2023 का भी मैंने प्री दे रखा है, वो भी क्वालिफाई है, और मेंस दे रखा है, वो अब रिजल्ट उसका आना बाकी है सर। तो जिस तरह से आपका जो 19 वाला जो रिजल्ट रिवाइज हुआ था, उस दौरान उसके बाद आपने फिर से जो तैयारी की होगी, अब एक तरफ तैयारी की तरफ मन लगाना, एक तरफ अपना जो रिवाइज रिजल्ट हुआ था उसके कारण एक कदम पीछे खींचना, तो इस तरह से आपने कैसे सामंजस्य बिठाया? और साथ ही साथ परिवार में आप बड़े हैं, घर में बड़े हैं, तो इस तरह से आपने फैमिली मेंबर्स को कैसे समझाया होगा? क्योंकि और सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी डिफिकल्टीज, बाधाएं क्या होता है हमारे देश में, हमारे लोकेलिटीज में, बेटियों को पढ़ना और इतने लंबे समय तक धैर्य बनाए रखना और इसका सामंजस्य बनाए रखना, किस तरह से आपने इसको फाइट किया और ये किस तरह से आप कोई इशू नहीं? सर सबसे बड़ी बात है कि मुझे मेरे माता पिता का बहुत सपोर्ट रहा। मेरे पिताजी का कहना था कि हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम तो बस करते जाओ, और तुम जो सोच के निकली थी यहाँ से कि तुम्हें अफसर बनना है, वो तुम जरूर बन के लौटो। तो सर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर घर वालों का सपोर्ट अच्छा बच्चों को मिल जाता है तो वो जरूर आगे बढ़ते हैं। सर मेरी इस जर्नी में मेरे माता पिता का बहुत बड़ा सहयोग रहा। ठीक, अतुलनीय योगदान है। मेरे भाई बहन का बहुत रहा, उनका ऐसा था कि नहीं दीदी तू तो बनी हुई है, तो सर वो मोटिवेशन मेरे दोस्तों का रहा, मेरे आसपास बहुत पॉजिटिव माहौल रहा सर। मेरे बगल में एक आंटी रहती है, मुझे एक परिवार यहाँ भी मिल गया जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। तो सर जब आपके आसपास के लोग आपको इतना इनकरेज करते हैं तो आपको लगता है नहीं आप कर लेंगे। तो सर इस तरीके से मैंने एक कमबैक किया और बढ़िया कमबैक किया। आपको माहौल अच्छा मिलता रहा, एनवायरनमेंट अच्छा मिलता रहा, फ्रेंड्स अच्छे मिलते रहे, फैमिली सपोर्ट मिलता रहा, छोटे भाई बहनों ने कहा दीदी आप तो कर सकते हैं, इस तरह से आपने अपनी हिम्मत को और अपने जोश और जुनून को बरकरार रखा। आप जैसे आप सिलेक्ट हो गए हैं, तो अब मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा कि जो नए बिगनर्स होते हैं, जो पीएससी, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज की तैयारी का सोचते हैं या उनको जानकारी मिलती है, तो इस तरह से उनको तैयारी के लिए सबसे पहले कौन से कदम उठाने चाहिए? प्री मेंस इंटरव्यू तक की पूरी जर्नी बताएं, तो किस तरह से तैयारी करना चाहिए उनको? सर सबसे पहले तो जब आपने सोच लिया है तो आप वहाँ से एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि अब आपने सोच लिया और अब आपको ये बनना है। ये बहुत जरूरी है सर, सेल्फ मोटिवेट आपको इस जर्नी में रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप जैसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, किन्हीं टीचर्स का आप गाइडेंस ले सकते हैं, और कोई आप अगर चाहते हैं कोचिंग ज्वाइन करना आप वो कर सकते हैं। आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आपको कई सारी चीजें अवेलेबल करा रहा है, तो आप वो यूज कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी वहाँ से शुरू करिए। आप अगर बिगनर्स हैं और अंडर ग्रेजुएट है तो आप कोशिश करिए कि आप बेसिक चीजें जैसे एनसीईआरटी पे अपनी समझ बना सकते हैं। मैंने तो नहीं पढ़ी थी एनसीईआरटी, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के बाद शुरू की है तैयारी, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। तो आप अगर आप 1 साल की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी आप कोचिंग ज्वाइन अगर आपने की है तो वहाँ आप अच्छे से पढ़िए।
आप क्लास नोट्स को अच्छे से रिवाइज करिए, आप टेस्ट बहुत अच्छे से लगाइए, प्री के टेस्ट लगाइए। अगर आप ऑब्जेक्टिव से अच्छे से पढ़िए। बिल्कुल आप ऑब्जेक्टिव लगाइए, उससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी अभी कहाँ तक पहुंची है, आपको और क्या पढ़ना है। और मेंस में जब आप पहुंचे तो आंसर राइटिंग करिए, मस्ट है, क्योंकि आप लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। ओके, जिस तरह से आपको, ठीक है, आपने प्री मेंस इंटरव्यू भी दिया, तो आपको ये अनुभव, ये डायरेक्शन, गाइडेंस और हिम्मत या इस प्रकार का अनुभव कहाँ से मिला? कुछ बताएंगे? आपको प्रॉपर गाइडेंस और डायरेक्शन किस तरह से मिला, कहाँ से मिला? जी सर, इंटरव्यू के लिए मैंने यहाँ पे और मॉक दिए थे कुछ कोचिंग्स में। ओके। उसके साथ ही मैंने इंदौर कौटिल एकेडमी में भी मॉक दिया था। एनएस कोटल एकेडमी, इंदौर कोटल एकेडमी एक ही नेम है। ओके। जी, NS कौटिल एकेडमी में दिया था सर। वहाँ पे नरेंद्र सिंह सोमवंशी सर हैं, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ये समझाया था कि बेटा आपको काम रहना है वहाँ पे, आप आराम से जाइए और सब कुछ बढ़िया रहेगा वहाँ पे। तो सर का जो मुझे इंटरव्यू के लिए गाइडेंस मिला वो मुझे वहाँ बहुत काम आया। सर आपको एक टीचर की तरह और एक बड़े की तरह आपको समझाते हैं, जो आगे चल के आपको बहुत वहाँ पे काम आता है अंदर, कि आपको काम और कंपोज रहना है और जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आराम से उनको डील करना है। ओके, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कम से कम लगभग उनको 2 दशक हो गए हैं इस दिशा में, एमपीपीएससी यूपीएससी में। आप जब जिक्र हो ही गया है तो नरेंद्र सिंह सोमवंशी सर श्रीमान आदरणीय, तो उनका जो अनुभव है, वैसे इस फील्ड में बच्चों को कामयाब होता है, डायरेक्शन प्रॉपर मिलती है, गाइडेंस प्रॉपर मिलता है? सर मुझे तो काम किया है, मैं सर से इंटरव्यू के दौरान ही मिली थी और सर से मैंने पूछा था कि सर कैसे क्या अपनी पर्सनालिटी में मुझे और इम्प्रूवमेंट करना है। सर ने मुझे जो चीज़ें बताई मैंने उसको फॉलो भी किया और मुझे वहाँ पे वो बहुत काम आया है। ओके। तो ये है कि मैं तो कहूँगी कि सर का अगर आपका इंटरव्यू है, मॉक है, तो आप सर से एक बार ज़रूर मिलिए, आपको गाइडेंस बहुत बढ़िया मिलेगा वहाँ से। ओके, कुछ की पॉइंट्स बताए, कुछ जनरल बातें बताई, अनुभव शेयर किया इंटरव्यू का, वो आपको काम आया और आप यहाँ पर इस पोस्ट तक पहुंचे हैं। अब मैं और जानना चाहूंगा कि आप जिस तरह से पढ़ते थे, तो जो आपका शेड्यूल क्या था पढ़ने का? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कब पढ़ें कब ना पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें। हो सकता है अपना अपना उद्देश्य, तरीका, टेक्निक अलग अलग हो, लेकिन आपका टेक्निक जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए आप कुछ बताना चाहो, और आपने किस तरह से तैयारी की? देखिए सर, जैसे अगर आप कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो कोचिंग के दौरान तो आप ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकते, 5 से 6 घंटे की स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि 4 घंटे की तो आपकी कोचिंग ही रहती है। तो कोचिंग के बाद आपके पास जो भी समय मिल रहा है 5 से 6 घंटे का, उसमें आप कोशिश करिए जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है उसको आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। और कुछ अगर अपने से आपको करंट का डाटा ऐड करना है वो आप गूगल से सर्च करके ऐड कर सकते हैं। कोचिंग खत्म होने के बाद, जैसे मेरी कोचिंग 2019 में हो चुकी थी, तो कोचिंग खत्म होने के बाद जब आपका सेल्फ स्टडी का टाइम आता है, तो जैसे सर मैं तो मॉर्निंग पर्सन रही हूँ, मैं रात में नहीं पढ़ सकती हूँ। हाँ, अपने अपने अलग अलग विचार, अपने अपने अलग अलग थॉट्स होते हैं। तो आप रात में अगर कंफर्टेबल है रात में पढ़िए, दिन में कंफर्टेबल है दिन में पढ़िए। कोशिश करिए कि आप एक 7 से 8 घंटे की मिनिमल स्टडी लेके चलिए। अगर जी हाँ, कोशिश करिए। संडे को आप ब्रेक भी लीजिए। और मेरा ऐसा रहता था कि मेरा 35 से 40 मिनट तक ही फोकस हो पाता था, फिर तो मैं 10 मिनट का ही ब्रेक लेती थी माइंड को हाँ बिल्कुल ताजा बनाने में। बिल्कुल। तो आप 35-40 मिनट का अपना जो भी आपका फोकस बनता है वहां तक आप बैठिए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, क्योंकि जरूरी ये है कि हमको क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करना है। हमारे दिमाग में जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरीके से जाए। तो मेरा तो ये शेड्यूल रहा है सेल्फ स्टडी के टाइम पे। ओके, एक प्रश्न और मेरे दिमाग में, मन में और हृदय में आता है कि जिस तरह से अब जो 23 जून 2024 को प्री होने वाला है, उनके लिए आप कुछ बताना चाहें की पॉइंट्स, कि लास्ट समय में 10 से 15 दिन का जो समय बचता है, उस समय पर किस तरह से क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें, इस तरह की चीजों पर आप क्या कहना चाहेंगे, ताकि सटीक और सही जानकारी हमारे व्यूअर्स तक पहुंचे और वो 2024 का प्री क्वालिफाई कर पाए? सर क्योंकि अभी लास्ट में 10 से 12 दिन बचे हुए हैं, यहाँ पे आपको ये करना है कि सबसे पहले तो आपको कोई नई चीज नहीं उठानी है। जो भी आपने अभी तक पढ़ रखा है उसको ही आपको रिवाइज करना है। प्लस जो बहुत छोटे सब्जेक्ट होते हैं जैसे ट्राइबल्स है और आईटी है, एमपी है, उनको आप कोशिश करिए अगर आप रोज 2 से 3 घंटे रिवाइज कर पाए
तो बढ़िया है, क्योंकि ये ऐसी यूनिट्स हैं जो कम समय मांगती है लेकिन ज़्यादा नंबर आपको देती हैं। और प्लस सर जो बड़े सब्जेक्ट हैं जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, आपने कोचिंग के नोट से पढ़ रखा है, लेकिन आप कोशिश करिए एक लूसेंट जो आती है उससे अगर आप रिवाइज कर सकें, क्योंकि उसमें फैक्ट्स रहते हैं तो वो आपको बहुत काम आएगी। आप लास्ट के 10 दिन में सिर्फ रिवीजन पे फोकस करिए, शांत रहिए, कंपोज रहिए, काम रहिए और आराम से, स्ट्रेस नहीं लेना है। जो आपने पढ़ा है वही आने वाला है, क्योंकि ओके, तो इस तरह से आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं और आपका प्री के लिए आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करें, नई चीजें ना पढ़ें। और मैडम ने जैसे कहा है कुछ 2-3 यूनिट्स हैं, जैसे ट्राइबल से हो गया है, ठीक है, एमपी हो गया है, इस तरह की कुछ चीजें हैं जिनसे आपके नंबर अच्छे बढ़ सकते हैं। और आप जो बड़े सब्जेक्ट हैं, जो कोर सब्जेक्ट हैं, उनके लिए जो आपके नोट्स हैं उनसे अच्छे से तैयारी करें तो चलेगा। और आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा मैडम, बहुत ही, क्योंकि अब इतने दिनों बाद सिलेक्शन होता है, काफी मेहनत, मशक्कत, कई प्रॉब्लम्स, कई बाधाओं को क्रॉस करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो प्रश्न करना हमारा भी बनता है। अब जैसे आप विकासखंड अधिकारी बन गए हैं, आप लगातार और कब तक मेहनत करना चाहेंगे? आपको कौन सा पोस्ट आप तक मेहनत करेंगे आप? सर मुझे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा का सर्वोच्च पद चाहिए, डिप्टी ओके। कलेक्टर का, और मैं उसी के लिए प्रयासरत हूँ। जैसे मैंने बताया मेरे 2022 का भी मेंस क्लियर है, तो मेरी तो ये उम्मीद है कि सर इसमें भी मुझे मिल जाए, लेकिन जब मिलेगा। तक नहीं मिलेगा सर तब तक मेरी कोशिश जारी रहेगी। ओके, देखिएगा, आप एक अटेम्प्ट देते हैं, आप हार जाते हैं, दूसरे अटेम्प्ट देते हैं, आप उसमें हिम्मत को, ठीक है, अपने साइड में रख देते हैं, कदम पीछे खींच लेते हैं। मैडम को मैं सलाम करना चाहूंगा। और हमारे देश की बेटियां, बहनें, आप देखते हैं 10 टॉप जो रिजल्ट आया है उनमें 7 हमारी देश की बेटियों ने टॉप किया है। जो एमपी टॉप आए हैं अभी 10 में से 7 गर्ल्स ने टॉप किया है, तो बहुत बड़ी बात है, सराहनीय कदम रहा है, मेहनत रही है, उसके लिए पूरा ठीक है, पूरा प्रदेश, पूरा देश और पूरा, ठीक है, उनका परिवार शुक्रगुजार है। तो थोड़ा सा और कुछ भी और पूछना चाहूंगा, आपने फ्री टाइम में, जैसे पढ़ाई के अलावा आपने फ्री टाइम में, ठीक है, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, या कह सकते हैं ठीक है, अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए किन किन चीजों पर अपना समय दिया? सर मेरी हॉबी है गायन। ओके। मुझे सुगम संगीत गाना भी बहुत पसंद है और सुनना भी। ओके। तो जब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत स्ट्रेस आ रहा है, तो मैं सर गा लेती थी या फिर गाना गा लेती थी या सुन लेती थी। ओके। तो उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता था। और साथ ही सर या तो मैं कहीं अपने दोस्तों के साथ कभी कभार घूम आती थी, ज्यादा घूमना भी नहीं है, क्योंकि सिविल सर्विसेज वाले ज्यादा घूमना पसंद नहीं करते। इंदौर में बहुत चकाचौंध है सर, तो अपने को थोड़ा सा इस तरीके से रहना है कि हाँ, अपने को कुछ बन के जाना है, इस वजह से थोड़ा डिसिप्लिन में भी रहना है। प्लस आप कभी कभार संडे को जा सकते हैं, घूम आइए, माइंड आपका एक बार रिफ्रेश हो जाए थोड़ा, ये सही रहेगा। ओके, एक प्रश्न और है, क्योंकि अब कुछ ना कुछ माइंड में चल ही रहा है, क्योंकि सक्सेस की स्टोरी देख करके काफी हम भी उत्साहित होते हैं। और ऐसा मोमेंट, ऐसा समय, ऐसा टाइम, ऐसा कोई भी ठीक है पल या क्षण आया हो, जिस समय को देख करके, कठिनाई को देख करके आपने सोचा हो बीच में कि यार अब तो समय ज्यादा हो गया है, मेहनत ज्यादा हो गई है, अब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी छोड़ दूं या नहीं करूं, मुझसे नहीं होगा, इस तरह का कोई सीन या सिनेरियो या थीम या इस प्रकार का कोई विचार कभी आया हो, तो ये जरूर आप बताएं अच्छे से, क्योंकि यही सबसे बड़ी कामयाबी होती है, यहीं से, और यहीं से ना कामयाबी का रास्ता भी मिलता है। लेकिन आप कामयाबी तक पहुंचे हैं, तो इसका पूरा अच्छे से जानना चाहेंगे हम लोग, क्योंकि कोरोना भी आया, क्योंकि वो दौर भी देखा आपने, उसके बाद आपने अटेम्प्ट भी दिए, आपका रिजल्ट रिवाइज हुआ, जब आप उस लिस्ट से बाहर हुए, तो इस सीन को हम सुनना चाहेंगे। सर छोड़ देने का विचार तो ऐसा मेरे मन में कभी नहीं आया कि मैं इस चीज को छोड़ दूं। हाँ, जब मुझे 2019 से मैं बाहर हो गई थी, उस वक्त पे जरूर मुझे ऐसा लगा था कि अब मैं क्या करूं, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ तक पहुंच रही थी, कैसे समझाऊं पेरेंट्स को, कैसे समझाऊं, सर कुछ समझ नहीं आ रहा था। 10 दिन क्यों यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे रश्मि पांडे जी, जो कि विकासखंड अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं, और उनकी सक्सेस की स्टोरी में एक और ठीक है मुकाम, एक और पड़ाव ले चलते हैं उनकी प्यारी सी आंटी, जिन्होंने उनके सक्सेस की स्टोरी में काफी योगदान दिया है, और जिस तरह से पढ़ाई के दौरान बीच बीच में मोटिवेट करने के लिए या उनके ठीक है धैर्य को बनाए रखने के लिए आंटी का बहुत बड़ा योगदान है, सहयोग है। तो जानते हैं आंटी जी से कि अपने रश्मि पांडे जी के सक्सेस की स्टोरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
पढ़ने में तो बहुत ही मतलब पढ़ती रहती थी बिल्कुल, मतलब हर चीज में बिल्कुल बहुत वो रहती थी। और हम जैसे खाना वाना की भी बोले ना तो खाना भी खाती थी, मतलब ओके। हाँ, मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि वो बना नहीं पाती थी तो हम बोले थे कि नहीं आंटी बना मत, मतलब आप मत बनाइए, मैं देख लूंगी। और पढ़ने का तो उसका ऐसा है कि बिल्कुल उसका पढ़ने में बिल्कुल रहता ही था उसका, ओके। पढ़ती ही रहती थी। जैसे आप यहाँ रहते थे, पास में इनका रूम है, तो कभी ऐसा लगा हो ये पढ़ नहीं रहे हो ना, आपने कभी डांटा हो या समझाया हो कि आप पढ़ो, आपको अधिकारी बनना है, सिविल सेवक बनना है, समाज की सेवा करना है, ऐसा कोई दौर आया हो कभी? ऐसा दौर तो कभी नहीं आया, पर बोलती रहती थी पर उसको मैं हाँ। कि तुम मतलब निराश कभी नहीं होना, मतलब पढ़ते ही रहना। तो वो मतलब उसने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे, मतलब अभी उसका वो एक बार हुआ भी था ऐसा, पर वो पढ़ती रही हमेशा। ओके। और रश्मि जी, ऐसा कभी आपको लगा हो नहीं आज तो पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा हो, तो फिर आप यहाँ पर आए हो, ऐसा कोई सीन हो? आंटी के साथ तो ऐसा है कि मतलब मैंने बताया ना कि घर से दूरी है, मेरा एक परिवार है, और मेरे को तो जब भी ऐसा लगे कि मेरे को घर की याद आ रही है, मैं पूरे टाइम आधे टाइम इधर ही बनी रहती थी सर। ओके। क्योंकि जब बुरा लग रहा होता है ना, आप घर में किससे बात करेंगे, अपने घर में तो अपने माता पिता से बात करेंगे, यहाँ मेरे लिए आंटी ही थी। मैंने कहा ना, घर से दूर एक परिवार है मेरा ये सर। ओके। तो तो देखिएगा यहाँ पर इनकी जो आंटी जी है, पास में एक माता पिता के समान ही बात में, ठीक है, इन्होंने इनका सहयोग दिया, और जहाँ पर भी ठीक है पास में ही रहते थे, खाना वगैरह भी खाने आ जाते थे, क्योंकि ये प्रेम एक दूसरे का वो रहता है, प्रेम मेरी रहता है। बेटी ही जैसी है वो मेरी, बिल्कुल। देखिएगा कितनी बड़ी। बहुत हेल्प करती थी हर चीज में, मेरी कभी तबीयत खराब हो जाए या मतलब कुछ भी, तो बिल्कुल जरा जैसी मेरी बेटी वैसे ही मेरी हेल्प करती थी बिल्कुल। वैसे रियल में जानना चाहूंगा, आप कहाँ से हैं? मैं गाडरवारा से हूँ। आप गाडरवारा राजस्थान? नहीं नहीं, मैं यहाँ नरसिंहपुर जिले। नरसिंहपुर से हैं और आप रीवा से हैं। रीवा। तो देखिएगा कहाँ नरसिंहपुर कहाँ रीवा, अगर हमारे मनोभाव, हमारी मन की स्थिति या हमारे बीच में हमारे विचार अच्छे हैं और हम सबको अपना कहा जाता है कि सब लोग हमारे ही हैं, इस तरह के विचार होते हैं, तो देखिए एक माँ बेटी जैसा संबंध भी आप ठीक है स्थापित कर सकते हैं। तो आपके बीच का जो जिस तरह से संबंध है ठीक है, और जिस तरह से आपके बीच का जो मोटिवेशन है उसको देख करके काफी उत्साहित हूँ, और काफी मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है कि इस तरह की स्टोरी होना भी चाहिए, और काफी मजेदार और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और कुछ जोड़ना चाहेंगे इनकी स्टोरी में? बस मैं ये मतलब अभी मुझे बहुत खुशी है ये मतलब बन गई, पर मुझे ये लग रहा है कि अब ये जाएगी ना तो मुझे बहुत दुख भी हो रहा है। बस। तो जब जाओगे तब कैसे इसको और हैंडल अभी करोगे? इसका एक इंटरव्यू भी है ना। मैं जाऊंगी तो मैं आंटी से तो मिलते आते रहूंगी, यहाँ भी आऊंगी, घर पे भी मिलूंगी, और आंटी अब से अब तो मेरा लाइफ टाइम का हाँ। रिलेशन बन गया है, क्योंकि ओके, तो ये एक बार संबंध स्थापित हो जाता है वो हमेशा के लिए रहता है। और सबसे पहले आपने इनको मिठाई कब खिलाई? उसी दिन मतलब खिलाई थी, उसी दिन मतलब सबसे पहले तो हम ही लोगों को बताई थी उसने, मतलब एकदम इधर और कोई है ही नहीं है तो जब मैंने रिजल्ट आया था तब आप कहाँ थे? मैं रूम में ही थी सर। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि रिजल्ट आ गया, और मैं पहले इधर भागती हुई मैंने कहा आंटी मेरा हो गया है, फिर कुछ उसके भी बाद होता है तो मेरे ही पास आती थी पहले। जैसे आपने सुना इनका सिलेक्शन हो गया तो आपकी खुशी हुई, सब लोग मतलब मेरी बेटी भी यूपीएससी कर रही है, बहुत दोनों बहुत खुशी, वो भी अपनी बड़ी बहन के जैसे ही बिल्कुल समझती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप, ठीक है, जिस तरह से आप इस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं, एक दूसरे के लिए सहयोग कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। उस दिन के लिए तो मैं बिल्कुल ब्लैंक ही थी, पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं ठीक है, ये मेरा सपना है, और अगर मैं यहाँ पे रुक गई तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए सर मैं वापस से मैंने हिम्मत की और मैं आगे बढ़ी। छोड़ देने का विचार ना मेरे मन में आया, और ना ही जो तैयारी कर रहे हैं मैं उन बच्चों को भी कहूंगी आप छोड़िए मत, क्योंकि आपने इस चीज के लिए बहुत संघर्ष किया है पीछे से। अगर आप छोड़ देंगे तो आपका वो सारा संघर्ष जो है वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो आप जो संघर्ष कर रहे हैं वो जरूर उसको लेके जाइए। असफलताएं आएंगी, मेरे जीवन में भी आई हैं, हो सकता है आपके जीवन में भी कभी आए, उससे निराश मत होइए। वो चीजें आपको जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं, बस आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ते रहिएगा, सक्सेस जरूर मिलेगी। तो इससे एक कहावत याद आती है कि जिस तरह से आपने अगर आधी दूरी तय की है, आप रास्ता तैयार कर चुके हैं, अगर आप वहां से लौटते हैं, जितनी दूरी सक्सेस तक पहुंचने में तय करनी पड़ेगी उतनी ही दूरी आपको वापस होने में समय लगेगा। तो इससे अच्छा है अगर आपने बड़े सपने देखे हैं, अगर आपने बड़ी मंजिल देखी है, बड़े पद पर पहुंचना आपने आपने आपके माइंड में विचार आया है, तो आप इस तरह का विचार ना लाएं, छोड़ना नहीं है, जब तक नहीं छोड़ना जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। इसी के साथ रश्मि जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छे सदे हुए अंदाज में अपने अनुभव का, अपनी मेहनत का
अपने ठीक है निरंतर प्रयास का जिस तरह से आपने परिचय दिया, इसमें इंटरव्यू दिया, इसके लिए हमारा पूरा एनएस कोटल एकेडमी परिवार आपका तहे दिल से शुक्रिया करता है। और सभी व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि हमारे रश्मि जी की मेहनत, उनका मोटिवेशन, उनका पेशेंस, उनकी ठीक है इस प्रकार का जो विकास खंड अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं, वो ये पद आपको और इनकी मेहनत कैसी लगी। साथ ही साथ आशा करेंगे कि ये डीसी के पद पर पहुंचे। अभी 3-4 मेंस इन्होंने दे चुके हैं, इंटरव्यू आने वाले हैं और नेक्स्ट इनके फ्यूचर के लिए, आगामी भविष्य के लिए, डीसी के पद के लिए आपसे कमेंट में हम शुभकामनाएं सुनना चाहेंगे, आप देखना चाहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और साथियों में एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आपको पीएससी जैसा, सिविल सर्विसेज जैसा कोई भी ठीक है पद चाहिए, इस दिशा में आप अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो धैर्य बनाए रखिएगा। और अंतिम प्रश्न है आज का, सबसे बड़ा प्रश्न है आज का, ठीक है, आप अपनी तरफ से कुछ शॉर्ट में क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं मोटिवेशन आपको यही देना चाहूंगी कि आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपके माता पिता के सपने, जो उन्होंने आपके लिए देख रखे हैं। प्लस इस समाज से आपको बहुत कुछ मिला है, तो आप कोशिश करिए कि आप भी कुछ बनिए और किसी स्थान पे पहुंचकर आप भी समाज को कुछ दे सके। और यही मोटिवेशन आपको काम करेंगे और सेल्फ मोटिवेटेड रहिए बस। ओके।